आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो क्लास होगा दोस्तों थ्योरी का, और थ्योरी में क्लास नंबर 19 होने वाला है। ठीक है, अगर इससे पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को सारा PDF मिल जाएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि पीजोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। कौन सा भाई? तो यानी कि पीजोमीटर है, ठीक है ना। तो पीजोमीटर जो दोस्तों यानी कि मापता है वो हाइट दाब मापता है। क्या मापता है? हाई जो प्रेशर होता है उसे क्या करता है तो मेजर करता है। किसके द्वारा भाई? तो पीजोमीटर के द्वारा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि संरचनाओं में विकृति, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अति निम्न दाब, तो अति निम्न दाब इसे नहीं मापता है, ये अति उच्च दाब मापता है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया है, लोड सेल है एक, ठीक है, यानी कि लोड सेल है उसे हम क्या कहते हैं तो लोड सेल। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न दिया हुआ है तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो इसका यानी कि 2 प्रकार का यानी कि आंसर होता है, ठीक है। वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर टेक्निकल हेल्पर की अगर बात किया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो टेक्निकल हेल्पर जो इसे आंसर जो माना था तो स्ट्रेन गेज माना था। क्या माना था? स्ट्रेन गेज माना था। बाद बाकी और बहुत सारा एग्जाम में आया है, लेकिन वहाँ पे जो इसका राइट आंसर जो माना है, ठीक, वो फोटो वोल्टाइक सेल माना है। क्या माना है? फोटो वोल्टाइक सेल यानी कि माना हुआ है। अब रही बात कि हम यहाँ पे क्या मानेंगे, तो देखिए दोस्तों, यानी कि 90% बुक में जो है आप लोगों को यही मिलेगा। कौन सा? तो फोटो वोल्टाइक सेल। लोड सेल जो होता है दोस्तों फोटो वोल्टाइक सेल होता है, लेकिन टेक्निकल हेल्पर में जो है इसका आंसर जो है स्ट्रेन गेज माना गया था। क्या माना गया था? तो स्ट्रेन गेज माना गया था। और स्ट्रेन गेज जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ठीक है। तो टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम अगर देने जा रहा है तो स्ट्रेन गेज मानना है। अगर BSPSCL या बाद बाकी कोई भी टेक्निकल एग्जाम देने जा रहा है तो फोटो वोल्टाइक सेल मारिएगा। 99% यानी कि आप लोगों का सही होने की संभावना रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, ट्रांसफार्मर की कोर के निर्माण के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री क्या है। किसका कह रहा है? तो ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर का यानी कि कोर के निर्माण के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? ए में कह रहा है हॉट रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील, बी में कह रहा है कि कास्ट स्टील, तो कास्ट स्टील का प्रयोग नहीं लेते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ क्या कह रहा है कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसके जो कोर जो होता है तो सबसे उपयुक्त सामग्री जो होता है दोस्तों वो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील होता है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है। किसका बात कर रहा है भाई? तो सिंगल फेज का कह रहा है। और सिंगल फेज मोटर को हम स्टार्ट जो करते हैं किसके द्वारा करते हैं तो कैपेसिटर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? कैपेसिटर के द्वारा। और ये सबसे सस्ती विधि है। कैपेसिटर के द्वारा हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, ना इंडक्टर का प्रयोग किया जाता है, ओनली फॉर जो है कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। अब रही बात की प्रश्न एग्जाम में पूछता है कि सिंगल फेज मोटर क्या सेल्फ स्टार्ट है। तो सिंगल फेज मोटर दोस्तों यानी कि सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। क्या? सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। 3 फेज की अगर बात किया जाए तो 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्ट होता है, क्योंकि सेल्फ स्टार्ट के लिए कम से कम 2 फेज होना जरूरी रहता है। क्योंकि ये सिंगल फेजिंग है तो सिंगल फेजिंग जो सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि 3 फेज इन्वर्टर के प्रचालन की विद्या है, ठीक है, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछ रहा है आपको। तो सबसे पहले यानी कि बता दें कि सिंगल फेज का, ठीक है। तो सिंगल फेज में यानी कि इसका जो एंगल जो होता है दोस्तों 90 डिग्री का होता है। वहीं पर अगर बात रह गया कि 3 फेज का, तो 3 फेज में जो होता है दोस्तों 180 डिग्री का होता है। सॉरी, 3 फेज में जो होता है 120 डिग्री का होता है। कितना का? 120 डिग्री का होता है, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है 120 डिग्री? क्योंकि 3 फेज का पूछ रहा है तो ऑप्शन 2 में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा। 60 किसी का नहीं होता है, ना 240 होता है, ना 360 होता है, 80 होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 250 वोल्ट 100 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा। पूछ क्या रहा है भाई? तो आर पूछ रहा है। आर क्या है? तो पूछ रहा है। अब रही बात की V बराबर क्या दिया हुआ है, तो V बराबर जो दिया हुआ है दोस्तों वो 250 दिया हुआ है, ठीक है। 250 दिया हुआ है। उसके बाद जो है P का वैल्यू क्या दिया है? पावर जो दिया हुआ है 100 वाट दिया हुआ है।
अब निकालना है आर। तो पी बराबर क्या होता है दोस्तों, वी स्क्वायर और बट्टा में यानी कि आर होता है, हमें तो आर निकालना है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर दोस्तों यानी कि वी स्क्वायर और बट्टा में पी हो जाएगा। तो वी का वैल्यू कितना दिया है 250, तो 250 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे, क्योंकि वी स्क्वायर है। अगर सिर्फ वी रहता तो एक ही बार करते, तो 250 हो जाएगा, क्या हो जाएगा फिर से यानी कि 250 हो जाएगा, और बट्टा में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू जो दिया हुआ है दोस्तों, सॉरी क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू जो दिया है 100 दिया हुआ है। एगो जीरो से एगो जीरो ये कैंसिल, फिर एगो जीरो से एगो जीरो ये कैंसिल। अब बच गया यानी कि 25 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर में हमको ला के देगा यानी कि 625, और 625 ओम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन देखेंगे ए में कह रहा है कि 0.4 ओम, तो 0.4 ओम नहीं होगा ना, 25 ओम केवल होगा, ये 625 होगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तब क्या होगा। कौन सा मोटर कह रहा है, तो डीसी शंट मोटर कह रहा है। और डीसी शंट मोटर की बात है, अगर फील्ड वाइंडिंग उसका अगर खुल जाएगा तो उस पर यानी कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर उसका फील्ड वाइंडिंग खुल रहा है तो क्या हो जाएगा, मोटर में जो होगा दोस्तों, यानी कि मोटर जिस स्पीड से यानी कि घूम रहा है, ठीक है, यानी कि अगर जैसे कि अगर मान लीजिए यानी कि 1000 आरपीएम से घूम रहा है, कितना 1000 आरपीएम से घूम रहा है, अगर ऐसा यानी कि दोष आता है तो मोटर जो है डायरेक्ट कितना लगभग जो है इसका यानी कि 5 से 6 गुना, जैसे यानी कि 1000 है तो इससे यानी कि 5 से या 6 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं उतना स्पीड से मोटर घूमने लगेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि मोटर का जो घूर्णन गति जो होगा काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ जाएगा। ये में कह रहा है कि मोटर जल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। और मोटर का स्पीड काफ़ी ज़्यादा तक यानी कि बढ़ जाता है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका 2 सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, यानी कि इफिशियंसी की बात कर रहा है ना, इफिशियंसी की बात कर रहा है। और इफिशियंसी की अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो किसका पूछ रहा है, तो मशीन का। तो मशीन का इफिशियंसी हम कब बढ़ाएंगे, जब लॉसेस कम होगा, लॉसेस कम होगा यानी कि हानि जो है अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, दक्षता जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए में कह रहा है कि हानि को घटा करके, बात तो सही है। बी में कह रहा है कि हानि बढ़ा करके, नहीं भाई, हानि को बढ़ाएंगे तो इफिशियंसी तो कम जाएगा, इसका तो कोई रोल है नहीं। और 3 में जो दिया हुआ है हानियों को स्थिर करके, तो स्थिर करने से भी कुछ नहीं होगा। दक्षता पर हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एकदम पड़ता है भाई। अगर हानि को घटा देंगे तो दक्षता का जो वैल्यू है, ठीक है, क्या हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा, अप हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका 1 सही हो जाए, क्योंकि ए में जो दिया है हानि को घटा करके, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड शंट फील्ड रेगुलेटर, 1 मिनट, क्या कह रहा है, क्वेश्चंस में है कि श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड, ए में कह रहा है कि शंट फील्ड रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित की जा सकती है, बी में कह रहा है इन्वर्टर द्वारा नियंत्रित नहीं की जा सकती है, सी में दिया है फ्लक्स के घटने के साथ यानी कि बढ़ जाती है, और 4 में कह रहा है आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है। अगर प्रतिरोध बढ़ जाएगा ना दोस्तों तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, लेकिन फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब रही बात यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है, ठीक है, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, वो 3 सही हो जाएगा। क्या होता है, फ्लक्स घटने के साथ यानी कि बढ़ जाता है। अगर फ्लक्स बढ़ रहा है कुंडलित, ठीक है ना, तो श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर के स्पीड जो हो जाएगा दोस्तों वो बढ़ जाता है। क्या होता है भाई, तो बढ़ जाता है। और ऑप्शन किस में दिया है, बढ़ना, तो ऑप्शन 3 में है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाता है तो मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर सप्लाई टर्मिनल को अगर बदल देते हैं, ठीक है, सप्लाई टर्मिनल को अगर चेंज कर देते हैं तो मोटर का, ठीक है, घूर्णन दिशा जो है दोस्तों बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मोटर की घूर्णन दिशा बदल जाएगा। कब बदलेगा, जब शंट मोटर का अगर नहीं पूछे तब, शंट मोटर का अगर नहीं पूछे तब। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चंस में शंट मोटर का पूछ रहा है तो कोई प्रभाव नहीं पूछेगा, बाद बाकी किसी भी मोटर का पूछ दे कि सप्लाई टर्मिनल को बदलने पर मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो उसका घूर्णन की दिशा क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर शंट मोटर का पूछ रहा है तो कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। और ऑप्शन 3 में दिया है यह समान दिशा में चलेगी, तो राइट आंसर की बात किया जाएगा तो ऑप्शन इसका 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि वर्ग बी
कि डीसी मोटर में आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित में से अधिकतम तापमान जाने की अनुमति नहीं है। अरे भाई नहीं है, क्या मतलब नहीं है? तो सबसे पहले आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, वाई ए ई बी एफ और सी याद कर लीजिए, ठीक है। तो वाई के यहाँ से 90 से स्टार्टिंग करते हैं, 90, उसके बाद 120, 130, 155, ठीक है। उसके बाद जो है 180 और सी का यानी कि 220। अब रही बात पूछ किसका रहा है, तो बी का पूछ रहा है, वाई ए ई बी यानी कि 150 वाला। क्या पूछ रहा है? 150 वाला। लेकिन देखिए इसमें ऑप्शन भी क्या कैसे कैसे दिया है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा हो रहेगा, क्योंकि देखिए 90 से चालू होता है, ए बी का तो पूछ रहा है हमको, लेकिन इसमें तो ए का इससे यानी कि 12, ठीक है, ई से भी 12 और बी पे जो आएंगे तो 150 आ रहा है। तो लगभग में यानी कि 90, 120 और 130 से तो 12 है 150। ऑप्शन में देखेंगे 45, 55 और 75 से 12 है 105। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों मेरा यानी कि 4 सही हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।